हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम है। स्वागत है आप सभी का स्टार के स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए मोस्ट प्रीवियस सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का। इसमें हम लोग हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का कर चुके थे। अभी हम लोग सिविक्स का कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे नई वीडियो देखे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट का, तो वो देख लीजिएगा। इसके लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, starkstudy.com। यहाँ पे दोस्तों ऑल सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कोर्स प्राप्त कर सकते हैं starkstudy.com के माध्यम से। प्रत्येक सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा आप लोग को, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, और लास्ट में बेल आइकन प्रेस करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलते रहेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेट का पहला क्वेश्चन। ये हम लोग आज सिविक्स का कर रहे हैं। सिविक्स का और मैं करवा चुकी हूँ क्वेश्चन, तो उसको जो भी बच्चे नहीं पढ़े हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग को बदले के पैटर्न पर आधारित है, न्यू पैटर्न पर। इसमें आप लोग को 4 क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें से आप लोग को एग्जाम में सिर्फ 2 का आंसर करना होगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन है कि सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ये लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में इसे स्पष्ट करें। तो क्या कहता है कि सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम सरकार के रूप पर निर्भर करता है। अगर भारत में पिछड़े एवं दलितों का न्याय की मांग को सरकार शुरू से ही खारिज करती रहती तो आज भारत बिखराव के कगार पर होता। लेकिन सरकार उनके सामाजिक न्याय को उचित मानते हुए सत्ता में साझेदारी दी है और उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने का ईमानदारी से प्रयास किया है। फलतः छोटे संघर्ष के बावजूद भारतीय समाज में समरूपता और सामंजस्य स्थापित है। लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति एक सामान्य बात है। राजनीतिक में विभिन्न तरह से सामाजिक विभाजन की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम करती है। परिणामतः कोई भी सामाजिक विभाजन एक हद से ज़्यादा उग्र नहीं हो पाता और यह प्रवृत्ति लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक भी होती है। लोग शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी मांग को उठाते हैं और चुनावों के माध्यम से उनके लिए दबाव बनाते हैं और उनका समाधान पाने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है है 10 नंबर की चिपको आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे। तो चिपको मूवमेंट आप लोग को बायोलॉजी में भी पढ़ाए हैं। चिपको आंदोलन क्या था? तो पेड़ों को बचाने के लिए उत्तराखंड में महिलाओं के द्वारा चलाया गया कार्यक्रम था। तथा चिपको आंदोलन एक आरंभ उत्तराखंड के 2-3 गांव से हुआ था। गांव लोगों ने वन विभाग से निवेदन किया कि खेती बाड़ी और औजार बनाने के लिए उन्हें अंगूर के पेड़ को काटने की अनुमति दी जाए। वह वन विभाग ने गांव वाले को पेड़ काटने की अनुमति न देकर खेल सामग्री के निर्माताओं को जमीन वह टुकड़ा व्यवसाय प्रयोग के लिए आवंटित कर दिया। वन विभाग की इस कार्रवाई से गांव वाले काफ़ी दुख हुए और उन्होंने सरकार के इस निर्णय का जबरदस्ती विरोध किया। परिणामस्वरूप क्षेत्र की परिस्थिति और आर्थिक शोषण से जुड़े अन्य सवाल उठने लगे और गांव के लोगों ने सरकार का यह मांग की कि जंगल की कटाई की कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी स्पष्ट मांग थी कि स्थानीय निवासियों का जंगल, जमीन जैसा प्राकृतिक संसाधनों पर एकमात्र नियंत्रण होना चाहिए। इस आंदोलन ने स्थानीय भूमिहीन वन कर्मचारियों और आर्थिक मुद्दा उठाकर उनके लिए न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लोकतंत्र की समस्याओं को दूर करने के लिए उठाए गए 4 कदमों का वर्णन करें। ये 4 कदम निम्नलिखित है। पहला है भारत से निरक्षरता दूर करने के लिए सघन कार्यक्रम जारी है और भारत सरकार के एक शिक्षा नीति बनाई है। दूसरा है स्थानीय स्वशासन लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है। स्थानीय स्वशासन से जनता को लोकतंत्र की समस्याओं की जानकारी मिल जाती है, साथ ही उन्हें सुलझाने का भी अवसर मिल जाता है। पंचायती राज की स्थापना और भारतीय संविधान में स्थानीय स्वशासन को ठोस रूप देने का प्रावधान इसी दिशा में उठाए गए कदम है। तीसरा है नागरिकों में राजनीतिक सजगता लाने के लिए भी प्रयास किए गए हैं। संचार के विभिन्न साधनों द्वारा उन्हें राजनीतिक रूप से सचेत किया जा रहा है। नेक्स्ट है चौथा है
बेरोजगारों को रोजगार के नए नए अवसर दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर कि जातिवाद के किन्हीं 4 कुप्रभावों का उल्लेख करें। तो जातिवाद भारतीय समाज के लिए एक बड़ी चुनौती है। भारत में जातिगत सोच बढ़ती जा रही है। जातिवाद के 4 कुप्रभाव निम्नलिखित है। पहला, समाज में रूढ़िवाद और सामाजिक कुरीतियों का विकास। दूसरा, विभिन्न जातियों के लोग द्वारा एक दूसरे को अश्रद्धा एवं घृणा से देखने के कारण लोग के बीच असमानता एवं फूट की भावना में वृद्धि हो गई है। तीसरा, जातिवाद के कारण राष्ट्र का अनेक समूहों और टुकड़ों में बंट जाने के कारण राष्ट्रीय एकता पर कुठाराघात है। चौथा है, लोगों के व्यक्तित्व का स्वतंत्र रूप से विकास नहीं होने के कारण राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में रुकावट। अब नेक्स्ट सेट का हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो इसका क्वेश्चन है कि 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र का सफर का संक्षिप्त वर्णन करें। तो 70 से आधुनिक यानी अभी तक का। तो क्या है, 70 के दशक से पूर्व भारत की राजनीतिक अवचेतना सुविधाप्रस्त हित समूह के बीच झूलती रही। दूसरे शब्दों में कहे तो 1967 ईस्वी तक राजनीतिक में सवर्ण जातियों का वर्चस्व रहा। 70 से 90 के दशक के बीच सवर्ण मध्यम पिछड़ी जाति में सत्ता पर कब्जा के लिए संघर्ष चलता रहा। 90 के दशक के उपरांत पिछड़ी जातियों का वर्चस्व तथा दलितों की जागृति की अवधारणाएं राजनीतिक गलियारों में उपस्थित दर्ज कराती रही और नीतियों को प्रभावित करती रही। भारतीय राजनीति के इस महामंथन में पिछड़े और दलितों का संघर्ष प्रभावी रहा। वर्तमान दशक के वर्षों में राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों के पक्ष में झुकता दिखाई पड़ रहा। सरकार की नीतियों के सभी परिदृश्यों में दलित न्याय की पहचान सबके लिए केंद्र बिंदु का विषय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ण व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? वर्ण व्यवस्था जातिगत समुदाय का एक बड़ा वर्ग है। इस वर्ग में कई जातियां समाहित हैं, अर्थात वर्ण व्यवस्था जाति समूह का पदानुक्रम व्यवस्था है जिसमें एक जाति के लोग हर हाल में सामाजिक पायदान में वो सबसे ऊपर रहेंगे तो किसी अन्य जाति समूह के लोग क्रमागत से नीचे। उदाहरणार्थ कि हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था का व्यवस्थित स्वरूप जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आरंभ में यह व्यवस्था केवल श्रम विभाजन पर आधारित था और श्रम के अलावा उनमें आपस में खान पान तथा शादी विवाह भी होता था, किंतु कालांतर यानी अभी में इस व्यवस्था का कठिन एवं अस्थायी होता गया तथा शादी विवाह में एवं खान पान भी एक वर्ण तक ही सीमित रह गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघवाद की किन्हीं 4 विशेषताओं का वर्णन करें। पहला है, इसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकारी का तथा उसकी विभिन्न अनुशासनिक इकाइयों के बीच बंट जाती है। दूसरा, विभिन्न स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। नेक्स्ट है, संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। चौथा है, संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य है देश की एकता की सुरक्षा करना तथा उसे बढ़ावा देना तथा उसके साथ ही क्षेत्रीय विभिन्नताओं का पूरा सम्मान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, लोकतंत्र में विरोधी पक्ष की भूमिका का उल्लेख करें। तो चुनाव हारने वाले दल जो सरकार बनाने में असफल रहते हैं विरोधी पक्ष की भूमिका निभाते हैं तथा वे सरकार के कामकाज, नीतियों एवं असफलताओं की आलोचना करने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। वे तानाशाही सत्ता को अपनाने से सरकार को रोकते हैं। विरोधी दल सदन में कुछ विधियों का प्रयोग करते हैं जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव और ध्यानाकर्षण विधायिका से बाहर भी वे सरकार की संगठित आलोचना जारी रखते हैं। विरोधी पक्षों का काम विरोध करना, पोल खोलना तथा सत्ता से उतारना माना जाता है। इस प्रकार उनका उद्देश्य देश में एक बेहतर शासन सुनिश्चित करना होता है। तो इस तरह से हम लोग सिविक्स का भी कंप्लीट कर लिए। तो जो भी बच्चे 2022 में बोर्ड एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते थे इसके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, प्रत्येक सब्जेक्ट का मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन करवा चुकी है, तो उसको भी आप लोग पढ़िएगा starkstudy.com के माध्यम से। ठीक है,
तो इसी तरह से अब एक सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स का बच गया है, तो इसका भी मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए थैंक यू सारे स्टूडेंट को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।